नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे, वो मंच जो आपकी आवाज को जगह देता है, आपके सवालों को नेताओं तक, खिलाड़ियों तक, बड़े बड़े लोगों तक लेकर जाता है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, दिग्विजय की भड़काने वाली सियासत। मैं उस कांग्रेस के उस नाखलफ लीडर से कहना चाह रहा हूं कि मेरी तस्वीर की अहमियत नहीं है, मैं खबर में चला जाऊंगा, मगर मुसलमानों की तौहीन तो मत करो आप। अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सोशल फैब्रिक के लिए खतरा है, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा उस कांग्रेस के लीडर से, बताओ भागलपुर का फसाद जब 1000 मुसलमान बिहार में मारे गए थे, क्या तुम्हारी कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी वहां पर? कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से भड़के हुए हैं ओवैसी। दिग्विजय ने जो ट्वीट किया उस तस्वीर पर गौर फरमाइए। इस तस्वीर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और एमआईएम के मुखिया ओवैसी की तस्वीर आधी आधी लगी हुई है। ये तस्वीर ट्वीट करते हुए दिग्विजय ने इस पर अपनी टिप्पणी भी की। उन्होंने लिखा है कि ये तस्वीर उनके एक दोस्त ने भेजी है। साथ ही उन्होंने लिखा है, 2 कट्टर धार्मिकता के अपराधी जिन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने को तबाह कर दिया है। ये तस्वीर मेरे दोस्त ने भेजी है। No need to take दिग्विजय सिंह सीरियसली। जनता ने उनको रिजेक्ट किया है और वो उनका दोस्त है, मजलिस पार्टी कांग्रेस का दोस्त है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, केरला कांग्रेस के साथ समझौता किया, ओवैसी के साथ समझौता किया। उनको बीजेपी के बारे में आलोचना करने के लिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने बयानों से लगातार विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हम तो पूछेंगे, क्या भागवत ओवैसी पर ट्वीट कर दिग्विजय ने माहौल बिगाड़ा है? तो हम तो पूछेंगे में एक बार फिर से सवाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इस पर एसएमएस पोल में हिस्सा लेना है कि क्या मोहन भागवत और असदुद्दीन ओवैसी पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने माहौल को बिगाड़ा है। अगर आपको लगता है हाँ ऐसा उन्होंने किया है तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माहौल नहीं बिगड़ेगा, तो IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही आप अपनी राय और सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर #HTP और #DiggyLovesContro पर जाकर भी अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बारी है मेहमानों के परिचय की। मेरे साथ कुछ खास लोग इस चर्चा में हिस्से लेंगे कि क्या दिग्विजय सिंह के ट्वीट से माहौल बिगड़ा है। हमारे साथ MIM के नेता इम्तियाज जलील साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नलिन कोहली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय से। अजय आलोक प्रवक्ता JDU हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, और शहजाद पूनावाला जो कि जाने माने वकील हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उस बतौर हमारे साथ इस पैनल पे हैं। आज का वक्त है 45 सेकंड का अपनी अपनी राय पहले ओपनिंग रिमार्क में रखने का। 45 सेकंड्स बजर राउंड और फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं उसके पहले ये बात मैं दर्शकों के लिए और अपने तमाम पैनलिस्ट के लिए बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। हमने आज के दोनों डिबेट्स में, डिबेट नंबर 1 जब हम दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और डिबेट नंबर 2 जब हम राहुल गांधी की छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हमको कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपना कोई भी पैनलिस्ट, कोई भी प्रवक्ता डिबेट में आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के मीडिया कंट्रोल रूम के जो लोग हैं उन्होंने हमको फोन करके बताया कि अगर आप राहुल गांधी के मामले पर चर्चा करेंगे तो हम आपके चैनल पर हिस्सा नहीं लेंगे किसी भी डिबेट शो में। इसीलिए इस डिबेट में प्रमोद तिवारी को आना था, उसी कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया था, लेकिन एन मौके पर प्रमोद तिवारी का नाम भी हटा लिया गया, कैंसिल किया गया कांग्रेस की तरफ से। मंच खुला था, उनको बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि वो IBN7 पर नहीं आएंगे जब तक हम राहुल गांधी की रहस्यमय छुट्टियों पर चर्चा करेंगे। ये ऑफिशियल आप सबकी जानकारी के लिए। अब 45 सेकंड का वक्त, डिबेट नंबर 1 पे आता हूं और सबसे पहले बात करेंगे उस दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बारे में जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। सबसे पहला सवाल मैं जलील साहब आपसे पूछूंगा। इम्तियाज भाई,
आप तो खुद पत्रकार रह चुके हैं, हम सब साथ में रिपोर्टिंग करते रहे, अब आप नेता हैं, विधायक हैं। आपको लगता है कि इस तस्वीर से, जो तस्वीर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की, जिसमें आधी तस्वीर ओवैसी साहब की, आधी तस्वीर भागवत साहब की है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है ये? जी सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उस कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट आप देख सकते हैं कि हम बिहार में जा रहे महज 24 सीटों की बात कर रहे, लेकिन आप देखिएगा कि इतनी तकलीफ हो रही है कि हम 24 सीटें भी क्यों लड़ रहे। भाई हमारी एक राजनीति पार्टी है, अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? हम तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए तो पार्टी बनाए नहीं है साहब। लेकिन आज कांग्रेस को ये खौफ सता रहा है कि साहब अगर ये मजलिस जो महाराष्ट्र के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है, अगर यही बिहार में भी यही करने लगी तो हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा जो धंधा है, हम पिछले कई सालों से मुसलमानों के वोटों के नाम के ऊपर जो अपनी सियासत की दुकान चलाते आ रहे हैं, वो कहीं बंद ना हो जाए। अफसोस की बात यह है साहब कि मुसलमानों की इम्तियाज, आपके 45 सेकंड पूरे हुए अपनी रिमार्क के लिए। अब मैं आपको बाद में आऊंगा, आप रहिएगा मेरे साथ, वहां पे कुछ ओबी में प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको फोन लाइन पर ले पा रहे हैं। शहजाद, मैं चाहूंगा अगले 45 सेकंड में आप ये समझाएं दर्शकों को, खासकर कांग्रेस के नेताओं को, कि दिग्विजय सिंह ने जो किया वो उचित किया या अनुचित किया। दिग्विजय सिंह जी डेक्कन क्रॉनिकल के एडिटर नहीं थे। 6 दिन पहले एक न्यूज़ की रिपोर्ट छपी जिसको MIM ने कहा कि वो लीगली एक्शन लेंगे, अभी तक नहीं लिया है, कि मोदी जी और ओवैसी जी की भेंट हुई। तो उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बोला तो बहुत कुछ, उन्होंने अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया। मशवरत के तंजीम जो है, उन्होंने कहा है कि अमित शाह की एक गेम प्लान के तहत ओवैसी जी काम कर रहे हैं। जामियत के हमारे मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कमाल फारूकी जो यहाँ पे एक बाइट दे रहे हैं, वो तो ओवैसी जी को कह रहे हैं कि ओवैसी जी वहाँ पे दंगे फैलाने के लिए और भड़काने के लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये मुस्लिम समाज में भी ये बातें चल रही हैं कि ओवैसी जी किस मकसद से जा रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट का बड़ा काम किया है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बेरोजगारी 45 सेकंड हो गए, सॉरी मेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं आऊंगा आपके पास, 45 सेकंड्स का फॉर्मेट है, डोंट वरी। सबके लिए 45 सेकंड है, किसी के लिए रियायत नहीं है। नलिन कोहली, क्या बुरा लगा आपको ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट की तस्वीर को देखकर? करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और एक किस्म से हास्यास्पद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी मानते हैं कि ओवैसी साहब और मोहन भागवत जी की सोच एक हो सकती है, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। दिक्कत क्या है कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस को दुख है कि उनके एक अच्छे और पुराने सहयोगी अब उनके साथ नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। और ये सारी लड़ाई जो है एक किस्म से मुसलमान वोट की लड़ाई हो रही है। और वो, मुझे इस बात का दुख है कि मुसलमान को इस रूप से देखते हैं कि बिल्कुल वोट की तरह से लेंगे और हम खड़े होकर उनकी हितों की बात करेंगे। क्या विकास उन्हें नहीं चाहिए? तो हमारी लड़ाई विकास की लड़ाई है, इनकी वोट लेने की लड़ाई है। चलिए, शुक्रिया। आगे बढ़ता हूं, अब लेना चाहूंगा अजय आलोक आपको और राकेश सिन्हा साहब। आखिर में आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे अधिक गुस्सा आप ही के मन में है, जिससे आप आज सुबह फोन पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे। अजय आलोक, क्या दिग्विजय सिंह की इस तस्वीर के बाद आपको लगता है बिहार में आपकी लड़ाई आसान हो गई है उस महागठबंधन की, जिसका मुकाबला अब ओवैसी की पार्टी से भी है और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से भी है? सुमित जी, कुछ दिनों पहले मैंने आपके प्रोग्राम पे बोला था ये बात कि ओवैसी और आरएसएस अभी एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं और ये पूरे बिहार के जनमानस में घर कर चुकी है, खासकर मुसलमानों में और हिंदुओं में भी, कि ओवैसी को यहाँ प्लांट किसने किया, ओवैसी साहब को। और ओवैसी साहब से ये प्रश्न भी मैंने किया था और ये प्लांटेड है और आज क्लियर है। दिग्विजय सिंह जी ने एक गलती जरूर कर दी, दोनों का चेहरा एक साथ लगा दिया, एक सिक्का बना के एक इधर रखते तो वो ज्यादा सही रहता, क्योंकि वो प्लांटेड और हुक्ड है। और बीजेपी को आज इस बात की खुशी ज्यादा है कि ओवैसी साहब उनका काम कर रहे हैं। इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि आरएसएस प्रमुख भागवत साहब जी का फोटो उनके साथ लगाया गया, बल्कि इस बात की खुशी है, जैसे नलिन कह रहे थे कि सबसे पुराने सहयोगी कांग्रेस के छोड़ के अकेले चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो इस बात की खुशी ज्यादा झलक रही है नलिन। अजय, 45 सेकंड हुए। राकेश सिन्हा साहब, क्या बुरा लगा आपको और क्यों? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बिहार की लड़ाई है उसमें मुस्लिम वोट बैंक का थोक विक्रेता एक ओवैसी पहुंच गए हैं। ये सब कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी खुदरा विक्रेता थे। जैसे वॉलमार्ट के आने से त्राही त्राही मच रही थी, उस तरह से मुस्लिम वोट बैंक का वो वॉलमार्ट है।
इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पर बहुत तरह की अनर्गल बातें होती थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, हम उसे रोकने की प्रयास कर रहे थे, हम सब इसमें लगे हुए थे। आज दिग्विजय सिंह ने जो काम किया, एक कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, मैं इसको नहीं कहूँगा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया है बिना सोनिया गांधी के परमिशन का नहीं किया है। और दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से असंतुलित हों या संतुलित हों, लेकिन जो कर रहे हैं वो उत्तेजना पैदा करने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह या तो माफी मांगे, ट्वीट को विड्रॉ करें, नहीं तो फिर हम आगे सोचेंगे। जी चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। शहजाद आपने हाथ उठाया, आप बोलना चाह रहे थे राकेश सिन्हा की बात सुनकर। डिबेट इज ओपन, कोई भी बोल सकता है। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हमने नहीं, निर्मला सीतारमन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ओवैसी जी जब लड़ते तो बीजेपी का फायदा होता है। और जहां तक राकेश सिन्हा की बात है कि दिग्विजय जी ने सोनिया जी से पूछ के ट्वीट किया, तो जो योगी आदित्यनाथ ने सारे मुसलमानों को दहशतगर्द बताया एक हफ्ते पहले, उस पर तो एमआईएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुझे अजीब लग रहा है, पर क्या वो मोदी जी को पूछ के किया था क्या? साक्षी महाराज जो बयान देते हो मोदी जी को पूछ के देते हैं क्या? जो आप लोग नेहरू के गलत लेटर चलाते हो सोशल मीडिया पे, वो मोदी जी को पूछ के करते होंगे। देखिए मैं एक बात नहीं, पुना वाला साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक जीवंत समाज में लगातार विमर्श होना चाहिए सेकुलरिज्म पे। आप आरएसएस की जितनी आलोचना करें, अकबरुद्दीन ओवैसी के गैर हिंदू बयानों का डिफेंड कर रहे हो, मुझे वो देख के मुझे अजीब लग रहा है कि आज राकेश सिन्हा आरएसएस का वक्ता जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों की इम्तियाज जलील नहीं कर रहे डिफेंड, उसको आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो एक विक्टिम है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ दो बात कह रहा हूं कि देखिए आरएसएस की आलोचना कोई नई नहीं है। नेहरू भी करते थे, इंदिरा गांधी भी करती थी, फिर राजीव गांधी भी करते थे। जो स्तर गिर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या इस स्तर पर कोई जीवंत और परिपक्व समाज कर सकता है क्या? आज पूरी दुनिया देख रही है जिस ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, संघ कोई नई संस्था नहीं है। पंडित नेहरू ने रिपब्लिक डे में जिसको परेड के लिए बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जिसको राष्ट्रवादी कहे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। नेहरू के खानदान की ये देश नहीं है, नेहरू के खानदान का देश नहीं है। इस देश में हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं, लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप इस देश को नेहरू खानदान का गिरवी मत रखिए, और हम इसको बदलेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह ने जो काम किया है वो एक क्रिमिनल है, वो एक आपराधिक काम है। होगा, आप प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। सोनिया गांधी कभी इस देश की विरासत को स्वीकार करने के तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह के मार्फत से इस देश की संस्कृति को, इस देश की राजनीति को, इस देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती हैं। दिग्विजय सिंह उसके एक सुलभ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें की। नलिन कोहली, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपकी सरकार, जो बात राकेश सिन्हा साहब कह रहे हैं, उसको कार्रवाई करनी चाहिए? उन्होंने गलत काम किया, सोचा जा सकता है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी के हर बयान और जो कार्य करते हैं उस पर हम लोग सोचे कि उस पर कार्रवाई करें, तो मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं, मैंने किसी को बीच में टोका नहीं, मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिनको बदतमीजी करना है वो अलग से किसी कार्यक्रम में कर ले, तहजीब से बोल लेते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, जिनको बोलना है आगे बोल ले। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था, हाँ, तो मैं कह रहा था दिग्विजय सिंह जी जो है, उनकी एक आदत है, अजीब और गरीब बातें कहते रहते हैं, और शायद इसीलिए राहुल गांधी जी का एक जो राजनीतिक वर्चस्व और कामयाबी है वो सबके सामने, देश के सामने, विश्व के सामने दिखती है, क्योंकि दिग्विजय जी उनके एक गुरु हैं। तो जब उनको ही मीडिया ने कहा है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, राहुल गांधी ने डिनाई नहीं किया कि मेरे राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह जी हैं, तो जब उनकी बात आता है, नहीं वो तो कहते हैं मैं थोड़ी ना बन सकता हूं ऐसे, तो एक हर आदमी के ऊपर में कोई अच्छा सा पद आता है या कोई श्रेय आता है, तो व्यक्ति थोड़ी सी वो दिखाते हैं। नलिन ये बताइए जो बीजेपी के नेताओं के बयान तो इसमें कांग्रेस की सोच जो है कहीं ना कहीं दर्शाती है। उनकी पूरी जिंदगी की एक कमाई यह है कि सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म की डिबेट हो। भारत आगे बढ़ गया, मोदी जी और भाजपा की सोच ये है कि हम इसे विकास और विकासहीन की लड़ाई कर दें। तो ये दो अलग अलग सोच और विकास। नलिन जी, जब योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति जो बातें कहती हैं, क्या वो भी विकास की बात है? इसको नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पे एक एक करके आता हूं। आप आइए हर ऐसे बयान पे जो हुआ, आप बात आइए साक्षी महाराज जी की, पार्टी ने उनको एक नोटिस भेजा, साध्वी निरंजना जी, एक मिनट, हमारी कार्रवाई, आप थोड़ी ना सोचते हैं कि ये कोई मीडिया ट्रायल होता है जहां कांग्रेस के लोगों को बिठा कर कार्रवाई नहीं हुई ना। एक मिनट, नहीं,
आपको क्या मालूम पार्टी के अंदर में क्या हुआ, इसलिए आपने उसके बाद मैंने फिर कहा पूरी बात कर लूं। अरे फिर ये बीच में बोल कोई सज्जन बोल रहे हैं ये कांग्रेस से हो सकते, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस प्रकार का मतलब बीच में कोई लॉजिकल बात है तो कांग्रेस ही उसको तोड़ना बंद कर रही है। मैंने शांति से तय कर लीजिए कि कौन डिबेट कर रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी मानती है कि 10 जनपद इस डिबेट को कर रहा है तो एक अलग सोच हो सकती है। यदि आईबीएन कर रहा है तो मैं अपनी बात कह देता हूं, बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोल रहे हैं बीच में शहजाद भाई तो बोल दें, तो मैं बोलूं अपनी बात। नागपुर की इजाजत, बोलिए ठीक है, नागपुर की इजाजत। तो मैं ये कह रहा था कि ये साक्षी महाराज जी पे पार्टी ने नोटिस किया और जो हुआ पार्टी और उनके बीच हुआ कुछ। साध्वी निरंजन ज्योति जी का बयान आए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में बोला। योगी आदित्यनाथ जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो उनका अपना मठ भी चलाते हैं, उनके अलग अलग बयान आते हैं, वो भाजपा की तरफ से नहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जब गिरिराज जी ने बयान दिया था उस पर भी बड़ी प्रतिक्रिया आई थी पार्टी के अंदर से भी। मुझे एक दिखा दीजिए दिग्विजय जी के बयान पर जिस पे राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया आज तक दी है, और कोई ऐसा बयान दिखा दीजिए जो उचित ना हो जहां पर राहुल गांधी जी, उन्होंने एक अनुचित चीज मानी थी जब फाड़ा था उन्होंने ऑर्डिनेंस को और कहा था जब लालू प्रसाद जी के हक में एक ऑर्डिनेंस यूपीए ने निकाली थी जेल में ना जाने के लिए, बचने के लिए एक रास्ता, उसे कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक समझा जब प्रधानमंत्री थे, और आज उनके साथ अलायंस में है जंगल राज की वापसी के लिए। जैसे दिग्विजय सिंह को कंट्रोवर्सी में होता है, मुझे एक बात नहीं समझ आई, एक बात नहीं समझ आई नलिन जी। शहजाद नहीं, आप नहीं, आप अपना जब चैनल खोलेंगे आप एंकर करिएगा, मैं वहां आ जाऊंगा आपके यहाँ। मेरा सवाल वो सीधा सा है, दिग्विजय सिंह को विवाद खड़े करने में आनंद आता है। बाटला हाउस हो गया, अन्ना हजारे को आरएसएस का समर्थक बता दिया, मीडिया पर सवाल खड़े करे, मुंबई हमलों को लेकर कहा, एक के बाद एक ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को सुर्खियों में रहने की आदत है, सुर्खियों में नहीं रहते तो कुछ एक शगुफा छेड़ देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में संघ का इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने सबसे पहले बोला था, वो बात सही साबित हुई। और अगर आपको सही साबित हुई, किसने सही साबित की? आरएसएस के लोगों ने माना कि हम लोगों ने भेजा था अपने कार्यकर्ताओं का अन्ना की रैली में। तो ऐसे तो आप लोगों ने उनके साथ बैठ के लोकपाल की कमेटी बनाई, तो आप लोगों का समर्थन भी हो गया उनको। पर मेरा दूसरा वही अरविंद केजरीवाल, वही भाई, अगर आपको लग रहा है कि दिग्विजय जी इसको बखेड़ा खड़ा करने के लिए कर रहे हैं तो आप मत उसको कवर कीजिए, आप ही ट्वीट उठा रहे हो उनका, वो थोड़ी आपका गला पकड़ रहे हैं कि वो ट्वीट करते हैं, दुनिया उस पर चर्चा करे और मीडिया उसको ना दिखाए। सुमित जी, 1983 में जम्मू के चुनाव में इंदिरा गांधी ने आरएसएस का समर्थन लिया। भारत माता का मंदिर जब हरिद्वार में बना तो इंदिरा गांधी वहां बजाते गई। श्री गुरुजी संघ के द्वितीय सरसंघचालक इमरजेंसी में भी तो समर्थन दिया काउंसिल में बुलाया गया। इमरजेंसी में भी अरे इमरजेंसी की बात आप करते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए। इमरजेंसी में देश को तबाह कर दिया, लोगों ने तो अंग्रेजों को भी तबाह कर दिया। और आप जिस ढंग की बातें करते हैं, आप तो कांग्रेस तो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं है कांग्रेस तो आपकी बात को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। मैं अपने निजी व्यक्ति मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की हालत यह है कि डिबेट में आने को तैयार नहीं है। राकेश शहजाद एक मिनट जी, मैं एक बार एमआईएम के पास जाऊंगा। इम्तियाज भाई फोन पे हैं, मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि वो बोलना चाह रहे होंगे। इम्तियाज भाई, आप डिबेट में है ना अभी? जी सुमित साहब, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस पूरी लड़ाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान जो है वो इस असमंजस में है कि आखिर हमारी दावेदारी कौन कर रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस के करीब हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं। इम्तियाज जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है बिहार में? दुश्मन नंबर 1 कौन है, महागठबंधन या एनडीए? एक ही तराजू में हम इन्हें दोनों को देखते हैं। हमारे लिए ना बीजेपी अच्छी है ना कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस का तो आलम यह है साहब कि 2004 से 2012 तक आपने हमारे को करीब रखा। 2012 के बाद हम जैसे ही आपसे दूर हो गए तो हम देश के ही नहीं कट्टरवादी हो गए, आतंकवादी हो गए, हमें किन किन नामों से पुकारा जाने लगा है। तो साहब, जब तक हम आपके करीब थे तो हम सेक्युलर थे, आज हम अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं साहब। तो दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है, लेकर खड़े रहे, जेडीयू है, आरजेडी है, एक राजनीतिक पार्टी है, हम खड़े रह रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे जो भी होगा। दिग्विजय सिंह साहब को ये सब हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। इम्तियाज सामने है, देखा जाएगा 1 महीने के बाद। इम्तियाज, दुश्मन नंबर 1 कौन है? हाँ, ये महागठबंधन दुश्मन नंबर 1 है। तब मैं आपको सवाल साफ
जवाब दे रहा हूं कि हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस हम दोनों को एक ही नजर से देखते हैं, ना कोई अच्छा हम इसे मानते हैं। भाई जवाब भारत का राष्ट्रवादी, अब ये कैसे कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं? सवाल इसलिए पैदा हो रहा है सुमित भाई। अजय आलोक जेडीयू। ऐसा है सुमित जी, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अभी इम्तियाज जी को और ओवैसी साहब को जरा हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में पहले जवाब देना होगा कि ये जो बिहार में आके 34 सीटें लड़ रहे हैं मुसलमानों का हमदर्द होने के नाटक करके, ये कहां थे कोसी फ्लड में जब सबसे ज्यादा आफत मुसलमानों पे आई थी? उस वक्त ओवैसी साहब का कोई बयान किसी ने नहीं सुना। आज अचानक किसके इशारे पे बिहार की याद आ गई इनको? दूसरी बात, अभी राकेश जी कह रहे थे, गोलवालकर साहब की बात बता रहे थे, इमरजेंसी की बात बता रहे थे, और यही सरदार पटेल को भूल जाते हैं जिसको आजकल भारतीय जनता पार्टी संघ ने अपना आइकॉन बनाया हुआ था। इसी सरदार पटेल ने आरएसएस का बैन लगा दिया था। क्यों? आज सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा रहे हैं। सरदार पटेल ने बैन हटा लिया था। आप इतिहास की बात करो, इतिहास की बात रखिए, इतिहास के तथ्य जो होते हैं, इतिहास के तथ्यों को राजनीति का स्लोगन मत बनाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, जेबी कृपलानी ने, तमाम समाजवादियों ने संघ को गले लगाया। ये कौन से समाजवादी हैं जिनको संघ दुश्मन नजर आने लगा है? डिबेट क्लोज करने के टाइम शहजाद कुछ बोलना चाह रहे थे। शहजाद, मेरे सिर्फ दो सवाल है। क्या महाराष्ट्र असेंबली में जब बीजेपी को समर्थन चाहिए था तब ओवैसी के दो एमएलए ने एब्सटेन करके उनका समर्थन नहीं किया? एब्सटेन करना समर्थन है? हाँ, क्योंकि उस समय वॉइस वोट हुआ और एनसीपी और इन्होंने सपोर्ट किया बाय एब्सटेनिंग, दे डिड सपोर्ट हिम। वो वोट खिलाफ नहीं किए उन्होंने, वोट खिलाफ नहीं किए। और दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं, एक तरफ संघ के लोग मुसलमानों को गाली देते और अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हुए? आप कैसे समर्थन के साथ तो थे वो? आप कैसे उनको डिफेंड कर सकते हो? ओवैसी तो आपके साथ थे। तो जब तक वो हमारे साथ थे तभी ऐसे बयान नहीं किए, हमारे साथ छोड़ने के बाद अपने नए पार्टनर के साथ मिलकर ऐसे बयान करने लगे। कांग्रेस पारस पत्थर है, इसमें जो आएगा वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। आप भी आ जाइए। ब्रेक के पहले मैं उस एसएमएस पोल को जरूर दिखाऊंगा जो इस डिबेट के दौरान हमको जवाब मिले हैं, और उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिबेट नंबर 2। सवाल हमारा बहुत सीधा सा था कि क्या भागवत और ओवैसी पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने माहौल को बिगाड़ा है? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 47% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है और 53 ने ना में जवाब दिया, यानी लगभग मुकाबला बराबरी का है। ज्यादातर लोग को लगता है इस संख्या में कि माहौल को नहीं बिगाड़ा है इस तरीके के ट्वीट करने के बाद। ऐसे ही सवाल हमने रेड एफएम के श्रोताओं से भी पूछा था। क्या कहना है लखनऊ के दर्शकों का, बता रहे हैं रेड एफएम के आरजे प्रतीक। लखनऊ की जनता से हमने ये सवाल पूछा तो प्रेरणा जी फ्रॉम आलमबाग, उनका कहना था कि अब हमारे भारत के नेता लोग अगर सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग करेंगे, अब ये सदुपयोग है दुरुपयोग है कहना मुश्किल है, तो कैसे चलेगा काम। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होता कि अगर वो कोई ऐसी जगह की तस्वीर लगाते जिसको डेवलपमेंट की जरूरत है, या डेवलप्ड जगह की तस्वीर लगाते तो कुछ बात बनती। वैसे दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा से ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय रहे,